हेलो साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे 15 हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। रीट परीक्षा 2024 की तैयारी चल रही है और इसमें महत्वपूर्ण जो हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आने वाले हैं और इन 30 प्रश्नों में से जो 15 प्रश्न है वो शिक्षण वीडियो के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शिक्षण वीडियो की अच्छी तैयारी करते हैं तो आप 15 प्रश्न आसानी से कर पाएंगे और आप हिंदी के 30 में से लगभग आप 25 या 26 सवाल आसानी से कर पाएंगे। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी आप आउट ऑफ 30 भी ला सकते हैं अगर आप हिंदी में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हिंदी में शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की और देखते हैं किस प्रकार का ये प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में दोस्तों बात करते हैं। पहला प्रश्न में लिखा है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को सुनकर स्वयं क्या करते हैं? तो वो बच्चे स्वयं क्या करते हैं, वो अपना लघु व्याकरण धीरे धीरे उस पर बनाते हैं। जैसे गली मोहल्लों में बच्चे खेल रहे हैं और दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बच्चा उसकी जो बातें हैं उनको सुनकर समझने का प्रयास करेगा, तो अपना वो थोड़ा सा अपना छोटा सा लघु व्याकरण बनाएगा। यानी कुछ समझने के लिए अपना तरीका ढूंढेगा, वो उसमें लघु व्याकरण बनाकर ही वो उस भाषा को समझेगा। अगला प्रश्न है, भाषा एक विषय। भाषा कैसा विषय है? भाषा एक व्यवहारिक विषय है। किसी भी लैंग्वेज की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पंजाबी, गुजराती, कोई सी भाषा हो, तो भाषा एक व्यवहारिक विषय, यानी ये व्यवहार के द्वारा ही आप सीख सकते हैं इसे आपस में परस्पर बातचीत करके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो आप अपनी मातृभाषा में भी बोलकर उससे सीख सकते हैं। अगला है, भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि होती है। भाषा शिक्षण में कई सारी विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, अनुवाद विधि होती है, प्रत्यक्ष सत्संग विधि होती है, भाषा सत्संग विधि होती है। ये कई सारी विधियां होती है, तो उसमें एक विधि है अनुवाद विधि। उस अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है? उस अनुवाद विधि में जो एक बात होती है, उसमें जो मातृभाषा है उसको मध्यस्थ बनाती है। यानी जब आप किसी चीज का अनुवाद करते हैं, तो अगर आप छात्र उस भाषा को नहीं सीख पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उस वहाँ की जो मातृभाषा है उसमें उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करेगी। अगर आप मातृभाषा का यूज करेंगे तो बच्चा आसानी से उस भाषा को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये अनुवाद विधि में इसी तरह का कंटेंट देखा जाता है। अगला सवाल है, जैसे इस सवाल में लिखा है कि भाषा शिक्षण की विधियां जो मुख्यतः किस पर डिपेंड करनी चाहिए? देखो, भाषा किसी भी भाषा हो, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो भाषा शिक्षण में कई प्रकार की विधियां होती है। बालक को आप किस प्रकार से सिखाना चाह रहे हैं, कैसे वो बच्चा ग्रहण कर पाएगा, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या प्रयास करेंगे। तो भाषा शिक्षण की कई सारी विधियां होती है, तो किस पर निर्भर होनी चाहिए? वो जो विधियां है बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, उनकी आयु के अनुसार होनी चाहिए और प्रकरण के अनुसार होनी चाहिए। अगर बच्चों का स्तर अति न्यून है तो आप उसी मातृभाषा वाली विधि को ही यूज करेंगे, तभी बच्चा उसे सीख पाएंगे आयु के अनुसार, प्रकरण के अनुसार। अगर आपका जो कंटेंट है यानी प्रकरण है वो अगर कठिन है तो आप ऐसी भाषा चुनेंगे जिससे बच्चा उसे आसानी से सीख पाएगा। तो बच्चों की स्तर, आयु और प्रकरण को ध्यान पर रखते हुए विद्या आपको काम में लेनी चाहिए अगर आप किसी भी स्कूल में अध्यापन करवा रहे हैं। अगला है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति, यानी भाषा बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसका अगर आप आकलन करना चाहते हैं तो आपको किस तरह के प्रश्न बनाने चाहिए? तो अभी यहाँ पर बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन में आपको किस प्रकार के प्रश्न यूज नहीं करने चाहिए? तो इसमें बहुविकल्पी जो प्रश्न है, जो एबीसीडी वाले जो प्रश्न है, वो आपको यूज नहीं करना है। उसमें उसकी भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन नहीं हो पाता है। आप लघुरात्मक प्रश्न पूछिए, आप निबंधात्मक प्रश्न पूछिए, आप सारांश प्रस्तुत करना सिखाइए। उससे क्या करोगा कि भाषिक अभिव्यक्ति है उसका आकलन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, ये सहायक होगा। लेकिन आप अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न दोगे तो ये इसमें असहायक नहीं होगा। तो इसने नहीं पूछा है तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आपका इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए, क्योंकि आप विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जो युक्तियां है उससे अगर आपको परिचय कराना है तो परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये सामाजिक परिस्थितियों को साधने में सबसे ज्यादा मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रवृत्तियों का परिचय कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सामाजिक जो परिस्थितियां होती है, जो समाज में क्या परिस्थितियां है, बालक कहाँ सीख रहा है, कहाँ जा रहा है, वहां की परिस्थितियों को साधने में बहुत ही मदद करता है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगला सवाल है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो भाषा सीख रहे हैं तो उस वक्त ऐसा कौन सा कथन होगा या ऐसा कौन सा नियम होगा वो उचित नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है, ये राइट रहेगा कि भाषा के नियम सीखे जाते, नियम नहीं सीखे जाते। अगर आप भाषा के नियम सीखेंगे तो भाषा को आप अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो नियम पे ध्यान नहीं देना है,
आपको देखो परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाने चाहिए। पहले भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सामाजिक संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होगी तो आप भाषा आसानी से अर्जन कर पाएंगे। आप पहले से नियम सीख लेते हैं तो ये इसमें राइट आंसर रहेगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठन या वाचन संबंधी त्रुटि नहीं है? यानी पाठन और वाचन से संबंधित त्रुटि नहीं है। अशुद्ध वाचन, ये वाचन से संबंधित त्रुटि है। वाचन में सम्यक गति, अटक अटक कर पढ़ना, अटक अटक कर पढ़ना, ये भी सही बात है। ये भी आपकी पाठन की त्रुटि है। भावानुकूल आरोह और अवरोह का अभाव, अगर आपको आरोह और अवरोह का पता नहीं है, कहाँ आपको चढ़ना है, कहाँ आपको उतरते हुए बोलना है, यानी भाव के अनुकूल बोलना है, तो इसमें वाचन में सम्यक गति, ये वाली जो पाठन और वाचन की संबंधित त्रुटि नहीं है। बाकी ये 3 त्रुटियां आपकी रहने वाली है। अगला सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कह रहा है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष नहीं हो सकता है? दोष हो सकता है, हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि इसमें ये कहा जाता है कि देखो हम 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। पाठ्यक्रम में समन्वय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास आदि पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना चाहिए। पाठ्य सामग्री बच्चों के मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुकूल। तो इसमें 3 ऑप्शन राइट है। एक ऑप्शन है ना, पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना चाहिए, ये वाला इसमें एक दोष हो सकता है। बाकी ये 3 इसके राइट ऑप्शन रहेंगे। अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है, जहाँ पे हम बात करेंगे इस सवाल की। से सवर वाचन में, से सवर जो वाचन होता है उसमें निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? अगर आप से सवर वाचन करवा रहे हैं तो सबसे कम ध्यान किस पे दिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे कम ध्यान शुद्धता व स्पष्टता, भावानुकूल वाचन, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। से सवर वाचन में सबसे कम ध्यान देना चाहिए। शुद्धता और स्पष्टता पर आपको देना चाहिए, सही है। भावानुकूल वाचन, सही है। स्थानीय बोलियों का प्रभाव, सही है। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, स्थानीय बोलियों का जो प्रभाव है, सी वाला जो ऑप्शन है इसमें आपका राइट रहेगा। इस पर कम ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको शुद्धता स्पष्टता पे ध्यान देना चाहिए, शुद्ध पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्पष्ट बोल रहा है नहीं बोल रहा है, भाव के अनुकूल वाचन कर रहा है या नहीं, यानी ले में बोल रहा है नहीं बोल रहा है, विराम चिन्हों का वो समुचित प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये विशेष और वाचन में कह सकते हैं। बाकी इन पे कम ध्यान देना चाहिए, इन पे तो वाचित ध्यान देना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? श्रवण कौशल यानी बोलने वाला जो कौशल है उसका उद्देश्य नहीं होगा। कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? देखो, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ये तो सही बात है। पूरी बात के सुनना, ने की व्यक्ता के कथन पे सारांश समझना, ये वाला। पूरी बात ने सुनना और वक्ता के कथन का सारांश समझना, ये गलत है। श्रुत सामग्री के विशेष सामग्री भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। तो ये श्रवण कौशल का एक उद्देश्य ये वाला नहीं होगा कि पूरी बात ने सुन के भी आप वक्ता के कथन का सारांश निकाल लेंगे, ये वाला नहीं होना चाहिए। अगला है इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मस्तिष्क बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? कौन सा सुझाव नहीं है? तो इसमें लिखा है स्रोत आधारित विश्लेषण होना चाहिए, मॉडल और चार्ट होना चाहिए, अधिक आवृत्ति के परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का प्रयोग करना। तो ये अधिक आवृत्ति का परीक्षण नहीं करना, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। अगला सवाल है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। प्यार दोस्तों, ये किस तरह के आपको सवाल समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप कमेंट जरूर बताइए। हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड, विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं के रिकॉर्ड, ये भी सही है, ये भी सही है। होना चाहिए, ये पूछ रहा है संचित अभिलेखों में होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है ये सी वाला रहेगा कि विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता, सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। ये हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेख में होना चाहिए, ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। बाकी ये 3 ऑप्शन इसमें गलत रहेंगे। अगला है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षक को परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना, ये राइट रहेगा। यानी परस्पर बातचीत करके अधिकाधिक अवसर विद्यार्थी को देना चाहिए। शिक्षक को, ये विद्यार्थी आपस में बात कर सकते, एक अवसर उनको देना चाहिए कंटिन्यू। अगला सवाल है, अंतिम सवाल है इसमें, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि विविध अर्थ पूछने वाले प्रश्न पूछना। ये भाषा
शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। तो ये हिंदी शिक्षण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट है, आप यहाँ पे कमेंट ज़रूर बताइए और वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल के लिए धन्यवाद।